डियर स्टूडेंट्स, आज अपन फर्स्ट ईयर बीएसटीसी फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर भारतीय समाज और शिक्षा की सेकेंड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शिक्षा की चुनौतियां। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में इस यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। ये अपने चौथा पार्ट हो गया। 3 यूनिट अपन पढ़ चुके हैं, ये चौथी यूनिट है। इसको अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बन सकता है मित्रों, शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है ना, ये अपने सिलेबस में भी है। शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? समाज में हम विषमता देख सकते हैं, है ना। विषमता है समाज के अंदर, जैसे लिंग, गरीबी, धर्म आदि, इसकी विषमता हमें समाज में देखने को मिलती है। इसमें शिक्षा किस प्रकार से संदेश देती है, यही सबसे बड़ी चुनौती है कि इस विषमता के युग में, इस विषमता के काल में ये एजुकेशन किस प्रकार से मैसेज देती है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, वर्ण कितने हैं? वर्ण 4 हैं। ब्राह्मण, जिसको दूसरा ये वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मण जिसको उच्च कुल माना गया है, क्षत्रिय जो समाज की रक्षा करता है ना, वैश्य और शूद्र, वैश्य वणिक प्रति वगैरह का काम, शूद्र जो सबकी सेवा करता है। आगे तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? अनुलोम विवाह, उच्च वर्गीय व्यक्ति जब निम्न वर्गीय जाति से विवाह संबंध स्थापित कर लेता है तो वह अनुलोम विवाह कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जनजाति शब्द का प्रयोग कब हुआ भाई? ये औपनिवेशिक काल में हुआ, लिख लेना आप। जनजातीय वर्ग के बालकों की शिक्षा की समस्याएं क्या है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वर्ग के मकान, यानी कि जनजातीय वर्ग के मकान आज भी कई जंगलों में दूर दूर स्थापित हैं। ऐसे स्थानों पर विद्यालय खोलना संभव नहीं है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में ये बालक पिछड़ जाते हैं। वैसे सरकार अच्छा प्रयास कर रही है और इनके लिए विद्यालय पूरे खोलने और सारी सुविधाएं करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ण व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता, श्रम विभाजन पर आधारित। वर्ण व्यवस्था में विभिन्न वर्गों के कर्म, कर्तव्य आदि का निर्धारण इस प्रकार किया कि सभी वर्गों का सहयोग हो सके, है ना। यानी कि इस तरह की उस समय वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई, जिससे सारे जो वर्ण हैं एक दूसरे के काम आते हैं, है ना, तो उसे सभी वर्गों का सहयोग रहा, तो श्रम पर आधारित। दूसरा, विशेषीकरण में सहायक। ये विशेषीकरण में सहायक है। विशेषीकरण का मतलब विशेष दक्षता आ जाती है। वर्ण व्यवस्था से कार्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने से है, उसमें निपुणता आ जाती है और यही विशेषीकरण कहलाता है। वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं अपन पढ़ रहे थे, उसमें 2 ही पढ़ी अपन, शेष आगे सारी व्यवस्था पढ़ लेते हैं। वर्ण व्यवस्था की विशेषता, है ना, गुण व दोष पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था गुण व स्वभाव पर आधारित है। गुण दोष बोल गया, गुण व स्वभाव पर आधारित है। शक्ति व अधिकारों का निश्चित वितरण है कि कौन सा काम करेगा, कौन सी जाति, कौन सा वर्ण कौन सा काम करेगा, उसकी शक्ति और उसके अधिकारों का वितरण निश्चित है। व्यवसायों का पूर्ण निर्धारण कर लिया गया कि प्रत्येक वर्ग से कुछ परंपरागत और पूर्व निर्धारित व्यवसाय है, उसका पूर्व निर्धारण पहले से हो चुका है। व्यवसाय किस जाति को कौन सा व्यवसाय करना है। गुणात्मक प्रेरणा, व्यक्ति को अपने वर्ग धर्म का पालन करने हेतु विशेष प्रेरणा मिली है। आध्यात्मिकता पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक वर्ण स्वधर्म को विशेष महत्व दे, ऐसा बताया गया है। ये विशेषता है। कर्म के सिद्धांत व पुनर्जन्म की सिद्धांत पर धारणा पर विशेष जोर दिया गया है। ये विशेषताएं हैं, इसमें और आप अपने मन से जोड़ के लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। 8 विशेषता हो गई। आगे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाति व्यवस्था के गुण और दोष। जाति व्यवस्था जो है हमारे देश में, उसके क्या क्या गुण हैं और कौन से दोष हैं। गुण पढ़ते हैं पहले। ये क्या है? स्थिर सामाजिक पर्यावरण को देती है। समाज का एक वातावरण स्थिर रहे, ये इसका गुण भी है कि एक समाज अपने आप में स्थिर है।
एक जाति के सदस्यों में सद्भावना की भावना जागृत होती है। किसी एक जाति विशेष है तो उस जाति के सदस्यों में आपस में सद्भावना रहेगी और सहयोग की भावना विकसित होगी। आर्थिक व्यवसाय का निर्धारण होगा, है ना। सांस्कृतिक शुद्धता पर बल दिया जाएगा एक जाति व्यवस्था से। वर्ग चेतना का विकास होगा, किसी एक वर्ग का तो उसकी चेतना का विकास वो लोग कर पाएंगे। संस्कृति की निरंतरता रहेगी, एक संस्कृति अगली संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। इसके दोष, नंबर 1, श्रम की गतिशीलता को रोक दिया है। इस जाति व्यवस्था ने श्रम की गतिशीलता को रोक के रख दिया है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी जाति में जन्म लेता है और वो दूसरे काम करना चाहता है तो वो क्या होगी, श्रम की गतिशीलता रुक गई, वो वही काम करने लगता है। इससे वो उसकी जाति व्यवस्था का दोष के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता को जन्म दिया, छुआछूत को जन्म दिया इस जाति व्यवस्था ने, है ना। बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, इनको जन्म दिया है किसने, जाति व्यवस्था ने। हिंदू समाज में सद्भावना और एकता को कम किया है, उसके विकास को रोका है ना। यानी कि उस विकास को रोकने का काम यदि किया है तो वो जाति व्यवस्था ने किया है। देश की राष्ट्रीय एकता में बाधक है जाति व्यवस्था, अप्रजातंत्रीय है और जातिवाद को ये जन्म देती है। जाति व्यवस्था जातिवाद को जन्म देती है। जाति व वर्ण में क्या अंतर है, क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इसको। वर्ण और जाति में क्या अंतर है, जाति और वर्ण, है ना, सब जानते हैं पर इसको थोड़ा लेखनीबद्ध करना है अपने को। जाति जो जन्म पर आधारित है, जिस बच्चे का, जिस बालक का, जिस व्यक्ति का जिस जाति में जन्म हुआ है, जन्म पर आधारित, जन्म से जाति कहलाती है। ये क्या है, गुण धर्म, है ना, ये गुण और धर्म और कर्म पर आधारित जाति से, ये मतलब वर्ण उसे कहते हैं जो गुण और धर्म और कर्म पर आधारित होता है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। संख्या अधिक है, जातियों की संख्या ज्यादा है, जबकि जाति से वर्णों की संख्या कम है। वर्ण के बाद जाति बनी है, जबकि ये बहुत ज्यादा प्राचीन है, जाति से ज्यादा प्राचीन है। चौथा अंतर है, जाति कठोर व्यवस्था होती है, जाति के अंदर कठोर व्यवस्था होती है, जबकि वर्ण में लचीली व्यवस्था होती है। जाति में खान पान, विवाह आदि पर पाबंदी हो सकती है, होती है, लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है वर्ण व्यवस्था में। इसमें ऊंच नीच की भावना मिलेगी आपको जातिवाद में, जाति के अंदर ऊंच नीच की भावना मिलेगी, जबकि वर्ण समानता पर आधारित है। वर्ण में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना, जाति और वर्ण में क्या अंतर है। हो सकता है जाति पर पूछे तो जाति के बारे में लिख देना, वर्ण के बारे में पूछे तो वर्ण के बारे में लिख देना। ये दो प्रश्न है अपने आप में। अगला क्वेश्चन 9वां, दलित चेतना के परिणाम क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना। दलित चेतना क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा के अंदर। दलित चेतना से क्या समझते हैं और इसके परिणाम क्या निकले दलित की चेतनाओं से। परिभाषा क्या है, वे हिंदू जातियां जिनके संपर्क में आने से उच्च जाति के लोग अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए विवश हुए, वो दलित समुदाय कहलाता है, दलित जातियां कहलाती है, दलित कहलाता है। हिंदू जातियां, वे हिंदू जातियां जिनके संपर्क में आने से यानी दलितों के संपर्क में आने से यदि उच्च जातियां अपने आप को शुद्धिकरण करना पड़े तो वो दलित कहलाएंगे। सकारात्मक देखो, चेतना हुई, दलितों में चेतना हो गई, दलित वर्ग में चेतना का सूत्रपात हो गया है। काफी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए खूब कार्य किए जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, सकारात्मक परिणाम क्या क्या निकले। किसी भी चीज को चेतना के लिए, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए दो परिणाम निकलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक परिणाम पॉजिटिव, है ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या निकला भाई, इसी दलित समुदाय को उसी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है जहां पर उच्च वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में समानता की भावना का संचार हो गया। पहला प्रभाव सकारात्मक। दूसरा प्रभाव आर्थिक समानता हो गई। आजकल आर्थिक युग में भी समानता है, राजनीति में भी समानता है, इसमें भी रिजर्वेशन दे दिया गया, आरक्षण देकर के सबको उसी संसद में, उसी विधानसभा में और किसी भी जिला परिषद में चुनाव लड़ करके जा रहा है, तो वहां पर भी राजनीतिक समानता देखी जा रही है। ये एक अच्छा परिणाम है। फिर शैक्षणिक योग्यता में
किसी को पाबंदी नहीं है, किसी भी समुदाय का व्यक्ति कितनी भी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। ये शैक्षणिक समानता भी एक उसमें अच्छा परिणाम आया है। फिर अपन नेगेटिविटी की बात करते हैं कि भाई दलित चेतना के नुकसान भी क्या हुए हैं भाई। नुकसान ये हुए हैं कि जातीय संघर्ष बढ़ गया। इससे जातीय संघर्ष, जैसे राजस्थान में गुर्जर मीणा इनका संघर्ष चला है, ये एक नेगेटिव परिणाम है। दूसरा, जातिवाद में वृद्धि हुई है, इससे जातिवाद में वृद्धि हुई है ना। एक विशेष समुदाय जातिवाद में कन्वर्ट हो गया है, लोकतंत्र के लिए विकास में बाधक हो गया है, नस्लवाद को प्रोत्साहन मिला है। इस तरह के कुछ नेगेटिव परिणाम निकले हैं। अब अपन मूल्यांकन करते हैं कि भाई इसकी चेतना के रिजल्ट क्या रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी दलित वर्ग का उत्थान करना बाकी है, पर्याप्त नहीं है। अभी भी दलित वर्ग, वास्तव में कई जगह दलित ही है, उनका उत्थान करना जरूरी है। ना काफी अभी सारे प्रयास, अभी भी कुछ जगह पूर्व की तरह व्यवहार किया जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दलित चेतना के दो परिणाम निकले हैं, सकारात्मक नकारात्मक। मूल्यांकन के रूप में हम कह सकते हैं कि अभी भी इनका उत्थान करना जरूरी है। 10वां क्वेश्चन, पिछड़े समुदाय पर टिप्पणी लिखो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना आप, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछड़ा समुदाय है ना, जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गया है, वो पिछड़ा समुदाय है, चाहे वो दलित वर्ग भी हो सकता है। ऐसा वर्ग जो शिक्षा अन्य सुविधाओं से वंचित रह गया है, जो सामाजिक शैक्षिक रूप से जो वंचित रह गया है, उसे क्या कहते हैं, वह वर्ग पिछड़ा वर्ग कहलाता है। फिर से पढ़ रहा हूं, ऐसा वर्ग जो शिक्षा व अन्य सुविधाओं से वंचित रह गया है, जिसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा रह गया है, वह पिछड़ा समुदाय कहलाता है। इस हेतु सरकार ने बहुत सी, जैसे बालक है उनको छात्रवृत्ति योजना, यहाँ भोजन की व्यवस्था, वस्त्र आदि देकर के प्रोत्साहित कर रही है। इन बालकों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जा रही है छात्रवृत्ति के रूप में। जो पिछड़े, अति पिछड़े, इस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वर्ग के उन्नयन हेतु नौकरियों में इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, नौकरियों में आयु सीमा में छूट दी जा रही है, छूट दी जा रही है, ताकि ये पिछड़े समुदाय के लोग समाज की मुख्य धारा में आए, राष्ट्र विकास में अपना योगदान दें। राजनीतिक क्षेत्र में भी रिजर्वेशन दिया गया है कि कौन सी सीट पर एससी की सीट है, एसटी की सीट है ना। इस तरीके से रिजर्वेशन दिया गया है ताकि देश में ये मुख्य धारा में आए, तो ये सशक्त देश बने, ताकि वे राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबावें, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।